नमस्कार। आप जेल में भी हैं और आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो गई। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ NDPS एक्ट, ड्रग केस के मुकदमे की। अगर आप NDPS एक्ट के अंदर ये दोनों समस्या फेस कर रहे हैं, जेल भी और प्रॉपर्टी की जब्ती भी, तो आइए समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील से इससे बाहर निकलने का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल। सोचिए, घर का कोई एक सदस्य NDPS एक्ट में गिरफ्तार हो गया, परिवार अभी सदमे से भी उबरा नहीं है और एक हफ्ते के अंदर नोटिस आ जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी भी अटैच कर दी गई। घर, दुकान, गाड़ी, बैंक अकाउंट, सब के सब फ्रिज। अब केस कहां से लड़ें? वकील साहब को क्या फीस दें? घर का खर्चा कहां से चलाएं? भाग दौड़ कैसे चले? अब यहाँ पर सवाल उठ जाता है कि हम पहले क्या करें। पहले जो आदमी जेल में बंद है, हम उसको छुड़ा कर लाएं जमानत पर, या हम प्रॉपर्टी को डी फ्रीज करने की कार्रवाई करें। मैंने अक्सर देखा है कि परिवार इस कस में, इस धर्म संकट में फंस जाता है। अब यहाँ पर जो भी मेरा अपना अनुभव है, उसमें मैंने देखा है कि 90% लोग गलती करते हैं। आज हम बात करेंगे कि आप कैसे इन 90% लोगों में शामिल ना हो, आप उन 10% लोगों में शामिल हों जो 2 ट्रैक स्ट्रेटजी पर काम करते हैं और हम अक्सर जिसका इस्तेमाल करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलाने में सफल होते हैं। पूरी बात को समझने के लिए और जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा और अंत में मैं आपको वो 2 प्रोसीड्यूरल पॉइंट्स बताऊंगा, 2 प्रोसीड्यूर सीक्रेट्स बताऊंगा जिन पर डिपार्टमेंट अक्सर बंगले झांकने लगता है, अर्थात डिपार्टमेंट पीछे हो जाता है, अर्थात डिपार्टमेंट का जो केस है, वह प्रोसिक्यूशन का जो केस है वह असफल साबित हो जाता है। देखिए, NDPS केस और केसों से थोड़ा अलग है। NDPS केस में 2 अलग अलग लड़ाइयां लेकिन चलती एक साथ हैं। पहली है क्रिमिनल ट्रैक, अर्थात आपकी गिरफ्तारी हो चुकी है तो आपका बेल और आपका ट्रायल, और दूसरी होती है सिविल ट्रैक, अर्थात प्रॉपर्टी की अटैचमेंट और फोरफीचर। अब यह जो फोरफीचर है या जो अटैचमेंट है, वह NDPS एक्ट के चैप्टर 4A के तहत होती है, NDPS के चैप्टर 5A के तहत होती है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने या फिर ED का मनी लॉन्ड्रिंग केस बन जाता है PMLA के सेक्शन 5 में। स्ट्रेटजी इस बात पर डिपेंड करेगी कि यह अटैचमेंट किस कानून के तहत हुई है। अब इसमें परिवार, घबराया हुआ परिवार घबराहट में क्या करता है? वह अपनी सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी ऊर्जा, बचा हुआ संसाधन प्रॉपर्टी को बचाने में लगा देता है, क्योंकि प्रॉपर्टी दिखती है सामने और इंसान तो जेल में बंद है और उसकी बेल की कार्रवाई पीछे छूट जाती है। यहां पर आपको एक चीज याद रखना है कि प्रॉपर्टी अटैच है, प्रॉपर्टी ऑक्शन नहीं हो रही है, कोई जल्दी नहीं है, प्रॉपर्टी कहीं भागी नहीं जा रही है। लेकिन जेल में जो इंसान बंद है उसका हर एक घंटा कीमती है, उसका हर एक दिन कीमती है। अब यहाँ पर उस 90% लोगों की तरह आप भी प्रॉपर्टी के पीछे मत भागिए, पहले आप भागिए अपने बंदे के पीछे। आपकी नंबर 1 प्रायोरिटी हमेशा बेल होनी चाहिए। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है वकील साहब?
क्योंकि अटैचमेंट की अपनी स्टैच्यूरी टाइमलाइन है, अपील का पूरा बंदोबस्त है, रेमेडी उपलब्ध है, और उसमें जो डिफेक्ट्स है, जो डिपार्टमेंट ने गलती की है, उसके खिलाफ महीनों बाद भी रेमेडी अवेलेबल रहती है। और सबसे बड़ी बात कि शो काउज नोटिस का जवाब जेल से भी वकील के थ्रू फाइल हो सकता है। अतः प्रॉपर्टी में कहीं कुछ नहीं छूट रहा, कहीं कुछ नहीं भागा जा रहा, लेकिन बेल में उस बंदे की एक एक घंटे की कीमत है। और इस बारे में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, जिसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, तो मेरी बात को आप जरा ध्यान से सुनिए। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद मुस्लिम के केस में कहा था कि लंबी जेल यानी कि प्रोलॉन्ग इनकार्नेशन आर्टिकल 21 के तहत बेल का आधार बन सकती है। और आज तक एनडीपीएस केस में इस आधार पर, आर्टिकल 21 के आधार पर बहुत लोगों को बेल मिलती भी रही। लेकिन होल्ड डाउन, अब सुप्रीम कोर्ट इससे इतर बात कर रहा है। वो कह रहा है कि इनकार्नेशन, लंबी पीरियड तक जेल में बंद रहना, एनडीपीएस में बेल का आधार नहीं हो सकता। और 2025 और 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना रुख सख्त कर दिया। विजीन वर्गीस के केस में और फिर 2026 में स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सुखविंदर सिंह के केस में कोर्ट ने साफ कह दिया कि कमर्शियल क्वांटिटी के केस में सिर्फ डिले के आधार पर बेल नहीं मिल सकती। सेक्शन 37 की ट्विन कंडीशन पूरी करनी ही होगी। और अगर आपने अपनी कोई पुरानी बेल एप्लीकेशन छुपा रखा है तो आपकी बेल कैंसिल मानी ही जाएगी, आपकी बेल कैंसिल होनी ही होनी है। अब फिर इन हालातों में, इस चेंज सर्कमस्टांसेस में, इन बदले हुए हालातों में बेल में सफलता पाने का, बेल में जीत पाने का आखिर असली आधार क्या है? तो इसका असली आधार नंबर 1 है कि रिकवरी में डिफेक्ट। आपको रिकवरी में डिफेक्ट दिखानी पड़ेगी। सेक्शन 50 और सेक्शन 42 का नॉन कंप्लायंसेस दिखाना पड़ेगा। सैंपलिंग और एफएसएल के चैन में गड़बड़ी दिखानी पड़ेगी। कॉन्शस पोजीशन साबित नहीं होना चाहिए और क्वांटिटी की भी सही क्लासिफिकेशन, क्योंकि नई केस में इंटरमीडिएट क्वांटिटी निकलती है तो सेक्शन 37 लगता ही नहीं है। तो सेक्शन 37 के ट्विन कंडीशंस के लूप से आप बाहर हो जाते हैं अगर आपकी क्वांटिटी की सही क्लासिफिकेशन कर दी जाती है और आपके पास इंटरमीडिएट क्वांटिटी पाई गई है। अब एक खास बात, एक खास सीक्रेट, जिसके बाद आप डिपार्टमेंट के इस केस में जीतने के लिए बाध्य हो जाएंगे। डिपार्टमेंट नहीं चाहता है कि आप यह बात जानें, डिपार्टमेंट नहीं चाहता है कि आप तक यह बात पहुंचे। वो क्या खास बात है? वह खास बात यह है कि अटैचमेंट अक्सर बेल से ज्यादा आसान टारगेट होती है, क्योंकि जब प्रॉपर्टी का अटैचमेंट डिपार्टमेंट करता है तो वो अक्सर गलतियां करता है। और वो 4 चीजें जो आपको चेक करनी है उसको नोट कर लीजिए। नंबर 1, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है 48 आवर्स का रूल। सेक्शन 68F के तहत फ्रीजिंग ऑर्डर 48 घंटे के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने को कम्युनिकेट किया जाना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो यहीं से डीप फ्रीजिंग का बहुत ही मजबूत ग्राउंड तैयार हो जाता है।
चेकलिस्ट नंबर 2, 30 दिन के अंदर अटैचमेंट की कंफर्मेशन भी हो जानी चाहिए। 30 दिन के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऑर्डर कंफर्म करना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो यह ऑर्डर अपने आप इनवैलिड हो जाता है, आपका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। तो 48 आवर्स के तहत रिपोर्टिंग, विद इन 30 डेज कंफर्मेशन। और नंबर 3, सेक्शन 68 का कंप्लायंस है, 68A की एप्लीकेबिलिटी। चैप्टर 5A सिर्फ स्पेसिफाइड कैटेगरी पे लगता है। अगर व्यक्ति अभी भी अंडर ट्रायल है, कन्विक्ट नहीं है, वह डिटेंशन में है, तो अटैचमेंट पर सीरियस सवाल खड़ा हो जाता है। नोट कर लीजिए, इस चैप्टर 5A सिर्फ स्पेसिफाइड कैटेगरी पे लगता है। इट्स नॉट ए जनरल थंब रूल कि आप किसी पे भी लगा देंगे। अर्थात अगर व्यक्ति अंडर ट्रायल है, अंडर डिटेंशन है, कन्विक्ट नहीं है, और आपने अटैचमेंट करी है उसकी प्रॉपर्टी पर, तो इट्स ए सीरियस ब्रीच। ये आपका ग्राउंड नंबर 3 है। और नंबर 4, नेक्सस। सुप्रीम कोर्ट ने असलम मर्चेंट केस में साफ साफ कहा कि जो प्रॉपर्टी अटैच हो रही है या की गई है, उसमें और ड्रग मनी में डायरेक्ट लिंक साबित होना पड़ेगा। डायरेक्ट लिंक होना चाहिए। आप सिर्फ एप्रीहेंशन या शक के आधार पर अटैचमेंट नहीं कर सकते। केरला हाई कोर्ट ने 2025 में एक स्कूटर तक रिलीज करवा दिया। एक स्कूटर के अटैचमेंट को भी सही नहीं माना, क्योंकि रीजन टू बिलीव कह के डिपार्टमेंट ने अटैच कर दिया था, लेकिन कोई मटेरियल एविडेंस, कोई कॉग्निजेंट मटेरियल एविडेंस कोर्ट के सामने लाने में वो असफल रहे। हाँ, अगर सेक्शन 68J में अटैचमेंट हुई है तो बर्डन आपके ऊपर है। फिर आपको प्रूव करना होगा, आपको अपने इनकम के सोर्स बताने पड़ेंगे, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे। सिर्फ यह कह देने से कि यह प्रॉपर्टी ड्रग मनी से नहीं खरीदी गई है, नहीं बनाई गई है, आपका काम नहीं चलने वाला है। तो अगर ये 4 बिंदु आपने नोट कर लिया, आप समझ गए, तो आप यह भी समझिए कि यह स्ट्रेटजी बहुत पावरफुल है और अच्छे अच्छे केसों में रिलीफ दिला देती है। और यह क्यों पावरफुल है कि जब अटैचमेंट का ऑर्डर इन 4 आधारों पर प्रोसीड्यूरल एस्पेक्ट पर गिरता है, तो प्रोसिक्यूशन की प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वाली कहानी वहीं पर कमजोर पड़ जाती है, और वही कमजोरी आपको फिर बेल एप्लीकेशन में काम आती है, और दोनों ट्रैक एक दूसरे को मजबूत करते हैं। इसलिए एनडीपीएस केस में जो सही अप्रोच है वह है कि पहले बेल फाइल करो और अटैचमेंट की लड़ाई साथ ही साथ चलाओ, और फिर दोनों को जोड़कर लड़ो। और यही काम एनडीपीएस एक्ट में काम करने वाले सफल एडवोकेट, अनुभवी एडवोकेट करते हैं और ऐसी सलाह देते हैं। अगर आपके परिवार में कोई भी एनडीपीएस या पीएमएलए केस में फंसा है तो घबराइए मत, सही सीक्वेंस में अपनी लड़ाई लड़िए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह अब इस तरह के केसेस को सख्ती के बावजूद प्रोसीड्यूरियल ग्राउंड पर रिलीफ मिल रहे हैं, और यही 2 ट्रैक स्ट्रेटजी अपनाकर आप भी अपने लोगों को रिलीफ दिलवा सकते हैं। इस बारे में आपका कोई सवाल है तो कमेंट के जरिए या डिस्क्रिप्शन में हमारे कमेंट के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचिए। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उस परिवार तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचा दीजिए जिसे इसकी फिलहाल बहुत सख्त ज़रूरत है। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, और इस वक्त आप देख रहे थे 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर का कानूनी चैनल
जय हिंद, जय संविधान, जय हिंदुस्तान।